हेलो एवरीबॉडी, मैं अविनाश अग्रवाल हाजिर हूँ स्टोरी स्पीक्स के एक नए एपिसोड के साथ। स्टोरी स्पीक्स के माध्यम से मैं लाया हूँ स्टूडेंट्स के लिए ऐसी चुनिंदा स्टोरीज जो कि ना ही सिर्फ इंस्पिरेशनल हैं बल्कि उनमें छुपी हुई हैं ऐसी टिप्स जो कि आपकी तैयारी को एक नए मुकाम पर ले जा सकते हैं। The theme of today's story is very interesting. The theme of today's story is the power of struggle. माने स्ट्रगल में ही मजा है। तो कहानी एक ऐसे आदमी की जो कि एक बटरफ्लाई को हैच करते हुए देख रहा था। बटरफ्लाई स्ट्रगल कर रही थी कोकोन में से बाहर आने की, और वो बटरफ्लाई बहुत हाथ पांव मार रही थी, बहुत स्ट्रगल कर रही थी, और वो आदमी उसको ध्यान से बैठे हुए धीरे धीरे देख रहा था। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया। आदमी भी पेशेंटली देख रहा था और वो बड़ा खुश था कि देखते हैं आज बटरफ्लाई किस तरीके से बाहर आती है। और वो छोटे से छेद से बटरफ्लाई को बाहर निकलना था, तो आदमी पेशेंटली वॉच कर रहा था। उधर बटरफ्लाई का लगातार स्ट्रगल जारी था। आदमी उसको कंटिन्यूअसली वॉच कर रहा था, पर कुछ देर के बाद 2-2.5 घंटे के बाद आदमी ने देखा कि बटरफ्लाई का मूवमेंट एकदम बंद हो गया और लगा कि अचानक से कुछ एक्टिविटी अंदर से खत्म हो गई है। वो आदमी एकदम डर गया, घबरा गया। उसने कुछ देर और वेट किया, पर जब उसने देखा कि अंदर से मूवमेंट नहीं आ रहा है, तो वो उसको लगा कि सही यही है कि वो उस कोकोन को काट दे, उस खोल को काट के बड़ा कर दे। उसने तुरंत सीजर लिया और उसने उस सीजर से रिमेनिंग बिट ऑफ कोकोन, जो कोकोन का बचा हुआ हिस्सा था, उसको काट दिया। और जैसे ही उसने काटा, अचानक उसने देखा कि बटरफ्लाई छलांग लगा के बाहर आई और बाहर जाकर जमीन पर गिरी। यह देख के वो आदमी बड़ा खुश हुआ। उसने लगा कि उसने आज एक जान बचा ली है। पर जब उसने बटरफ्लाई की तरफ देखा तो उसने देखा कि बटरफ्लाई के पंख बहुत छोटे छोटे थे और उसकी बॉडी के अंदर फ्लूइड भरा हुआ था। वो वहां पे बैठ के वेट करने लगा कि कब ये फ्लूइड, बॉडी का फ्लूइड बॉडी से निकल के पंखों में जाए और कब ये बटरफ्लाई नॉर्मल होकर चलने लगे और उड़ने लगे। पर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 7-8 घंटे हो गए। उसने देखा वो बटरफ्लाई चल नहीं पाई और इसी तरीके से उसकी बॉडी में फ्लूइड थे, बहुत बॉडी में फ्लूइड भरा रहा। वो फ्लूइड, पंख छोटे छोटे थे, पंख में इतनी ताकत नहीं थी कि वो उड़ सके। और काफी समय बाद उस आदमी को ये रियलाइज हुआ, काफी समय बाद वो रियलाइज हुआ, रेस्ट्रिक्टिंग द कोकोन एंड द स्ट्रगल नीडेड बाय द बटरफ्लाई टू गेट इटसेल्फ थ्रू द स्मॉल होल, मतलब उस थ्रू द स्मॉल होल were the God's way of forcing fluid from the body of the butterfly to the wing। कहने का मतलब ये है कि उसको बहुत देर बाद रियलाइज हुआ कि जो स्ट्रगल बटरफ्लाई करती है उस छोटे से कोकोन को तोड़ के छोटे से होल के निकलने की, ये एक गॉड मेड प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के तहत बटरफ्लाई के बॉडी का जो फ्लूइड होता है वो उसके पंखों में चला जाता है, उसके पंख बड़े हो जाते हैं और ताकत हो जाती है, बॉडी लाइट हो जाती है। क्योंकि उस बटरफ्लाई ने स्ट्रगल नहीं किया, सो द बटरफ्लाई स्पेंट रेस्ट ऑफ हिज लाइफ अनेबल टू फ्लाई, क्रॉलिंग ऑन द ग्राउंड विद स्मॉल विंग्स। तो कहने का मतलब है कि स्ट्रगल जो है, किसी भी चीज का स्ट्रगल जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें इस कहानी से बहुत सारे लेसन आ सकते हैं, बहुत सारे ऐसे लेसन आ सकते हैं। सबसे पहला लेसन तो मैं यही कहूंगा कि एग्जाम्पल ऑफ बटरफ्लाई हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रगल इन लाइफ। यू हैव नो अदर ऑप्शन बट टू स्ट्रगल एंड रीच योर गोल्स। बहुत सारे बच्चे जब क्वेश्चंस पे स्ट्रगल कर जाते हैं तो इमीडिएटली सोल्यूशन देख लेते हैं। इमीडिएटली सोल्यूशन आप देख लेंगे, उस सवाल का सोल्यूशन देखेंगे, आपको लगेगा हाँ यही तरीका, और आगे बढ़ जाते हैं। बट वो सही तरीका नहीं, सोल्यूशन आगे नहीं है, सोल्यूशन पीछे है। आपको थ्योरी में जाना है, कॉन्सेप्ट में जाना है, स्ट्रगल करना है, घंटों लगाने हैं। अगर आप किसी सवाल में आधा पौना 1 घंटा 2 घंटा स्ट्रगल कर रहे हैं तो डू नॉट वरी, वो टाइम आपका वेस्ट नहीं हो रहा। दैट टाइम इज गेटिंग इन्वेस्टेड इन शार्पनिंग योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, इन टेकिंग योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स टू अनदर लेवल। दैट टाइम विल गिव यू बेनिफिट्स। और अगर आपने पीछे का सोल्यूशन देख लिया, आसान रास्ता अडॉप्ट कर लिया, तो उसी तरीके का सवाल जब एग्जाम में आएगा तो उस पर आप फिर से अटक जाएंगे, उससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। ध्यान रखिए, किसी ने बिल्कुल सही कहा है, जिस दिन आपके सामने कोई समस्या ना आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं। कहने का मतलब यह है, स्ट्रगल किसी भी तैयारी का, किसी भी रिजल्ट का, किसी भी अचीवमेंट का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इसमें मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो टॉपर्स होते हैं, मैंने बहुत सारे टॉपर्स का बहुत डीपली इंटरव्यू लिया। जो टॉपर्स होते हैं वो सबसे पहले एक्सीलेंस और कमिटमेंट और मेहनत अपने आप से कमिट करते हैं। और जो एवरेज स्टूडेंट होता है वो यही सोचता रहता है कि सिस्टम मेहनत करेगा, कोचिंग मेहनत करेगी, टीचिंग मेहनत करेगी, जिम्मेदारी टीचर कोचिंग या स्कूल की है उसको सक्सेस दिलाने के लिए। तो सबसे पहले जब तक हम अंदर से कमिट नहीं होंगे और मेहनत और जोश और जज्बे के साथ मेहनत नहीं करेंगे, हम किसी भी चीज में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो ये थी आज की कहानी। मिलते हैं नए एपिसोड में नई कहानी के साथ। और हाँ, अगर आप किसी टॉपिक पर कोई कहानी चाहते हैं या आप अपनी प्रिपरेशन के अंदर कोई प्रॉब्लम या समस्या फेस कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स पर अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं
उसको हम अगले एपिसोड में एड्रेस करने की पूरी कोशिश करेंगे. बिफोर आई गो, आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट माय बुक Topper Study Hack. This book is useful for students who are preparing for JEE, NEET and board examination. I also have a book which is called Success Blueprint. This book is useful for students who are preparing for banking, SSC, railway and defense. Both these books are based upon the success story of more than hundreds of toppers whom I have interviewed and interacted in the last 15 years. इन दोनों किताबों के अंदर बहुत सारे ऐसे सुने अनसुने राज छुपे हुए हैं कि टॉपर टॉप क्यों करता है, ऐसा क्या होता है टॉपर में कि वो एफर्टलेसली टॉप कर जाता है और एक ऑर्डिनरी बच्चा पूरी ताकत पूरी शिद्दत के बाद सक्सेस के लिए भी तरसता रह जाता है. ये बुक्स ना ही सिर्फ इंस्पिरेशनल है बल्कि बहुत सारे टॉपर्स की स्टडी सीक्रेट भी आपसे शेयर करेंगे. इसमें हम बात करेंगे कि टॉपर्स किस तरीके से गोल सेटिंग करते हैं, किस तरीके से प्लानिंग करते हैं, किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग स्पीड को बढ़ाते हैं, किस तरीके से अपनी स्पीड और स्ट्राइक रेट में बैलेंस करते हैं, कैसे ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर को अटेम्प्ट करते हैं, क्या डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं, रिवीजन को कैसे करना है, एग्जाम से 2 हफ्ते पहले क्या करना है, 2 महीने पहले कैसे करना है. थैंक यू, बाय बाय.